माँ ने उसको मजमून को थोड़ा सा बदल कर बताया। उस मजमून को अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए पॉजिटिव कर दिया, उनकी सोच को सकारात्मक बनाने में सहयोग कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर जोश आया, अल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और फिर तो बाकी पूरी दुनिया ने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या क्या किया। तो कहने का मतलब है कि पेरेंटिंग ऐसी ही महत्वपूर्ण चीज है। पेरेंटिंग यानी परवरिश ऐसी ही महत्वपूर्ण चीज है। भाई हम अक्सर आप पढ़ते हुए आए बचपन से, आगे भी बड़ी क्लासेस में भी ये बातें कही जाती रही और आज भी अक्सर उदाहरण दिए जाते हैं कि बच्चे तो कच्ची मिट्टी हैं, आप इनसे चाहे जैसा घड़ा बना लो। यानी घड़े बनाने की जिम्मेदारी माँ बाप की है, पेरेंट्स की है। तो ऐसे में भी पेरेंटिंग, अगर पेरेंटिंग अच्छी है तभी घड़ा अच्छा बनेगा। यहाँ एक बात और है कि मैं पहले स्पष्ट कर दूं आप लोगों से, मेरा ये सब कहने का आशय ये नहीं है कि लोग, आप हो या जो सुन रहे हैं या जो नहीं सुन रहे हैं, वो लोग पेरेंटिंग गलत कर रहे हैं या वो अच्छे पेरेंट्स नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली माँ या पिता होंगे जो अपने बच्चे को अच्छी पोजीशन पर नहीं देखना चाहते, अच्छे संस्कार नहीं देना चाहते, अच्छा स्वास्थ्य नहीं देना चाहते। हाँ, कभी कभी तरीकों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। हो सकता है कि जिस तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हो बच्चा उस तरीके से समझने की स्थिति में ना हो, या फिर हम बच्चे की बात नहीं समझ पा रहे हैं। यानी पेरेंटिंग बड़ा, यूं कहने में बड़ा आसान सा है कि पालन है, परवरिश है, एक बच्चे की पालन एक परवरिश में क्या बड़ा मतलब। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, अगर समाज और राष्ट्र और परिवार की दृष्टि से देखें, तो मुझे लगता है कि पूरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण व्यक्ति का वही आता है, स्त्री और पुरुष दोनों का, जब उसे एक बच्चे को पालना हो, उसे समाज के लिए एक अच्छा नागरिक गढ़ना हो। मुझे लगता है उससे बड़ी परीक्षा शायद नहीं होती है। एक तो ये चीज है कि ये मेरा आशय उपदेश देना नहीं है। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगती हैं, अगर मैं शेयर करूं तो हो सकता है आप लोगों को लाभ पहुंचाए, हो सकता है मार्गदर्शन करे, इसलिए ये बातें मैं करता हूं। जैसे विषय है हमारा कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में पेरेंटिंग की मतलब कितनी महत्वपूर्ण है। आशय यही है हमारे विषय का। तो यहाँ मैं स्पष्ट करूं, परिवार, समाज और उसके बाद राष्ट्र, तीनों के अच्छे भविष्य के लिए अच्छी पेरेंटिंग, संतुलित पेरेंटिंग बहुत जरूरी। चलिए हम राष्ट्र और समाज को किनारे करते हैं, स्वार्थी होकर सोचते हैं। तो हमारे अपने बच्चे के और हमारे खुद के भविष्य के लिए अच्छी पेरेंटिंग बहुत जरूरी है, निहायत। क्योंकि जो हम गढ़ेंगे अपने बच्चे को, जब वो बड़ा होगा, खुद मुख्तार जिसको कहें, अपने पैरों पर खड़ा कहें, वयस्क कहें, उससे हमें वही सब कुछ मिलेगा जो अभी हम उसको दे, वही संस्कार, वही सारी चीज। पेरेंटिंग में हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, तो वृहद विषय है पेरेंटिंग, और काफी इसमें बहुत कुछ कहने को, बहुत कुछ सुनाने को, बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ लिखने को होता है। तो एक सिटिंग में मेरी पूरी बात की समाप्त तो नहीं हो पाती। इसके लिए मुझे, मैं आपसे पहले ही कह के क्षमा भी चाहूंगा कि एक सिटिंग में सारी बात समाप्त तो नहीं होगी, इसलिए मैं अपनी बात टुकड़ों टुकड़ों में करूंगा। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, बच्चा, नवजात शिशु 5 साल का हुआ, इन 5 सालों में माता पिता, अभिभावक जो भी उसकी देख रेख कर रहे हैं, जो भी उसका पालन कर रहे हैं, जो भी उसकी परवरिश कर रहे हैं, उनकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। देखिए, परफेक्शन कहीं नहीं है। मैं बीच में ये भी एक बात बता दूं, परफेक्शन कहीं नहीं है। जरूरी नहीं है परफेक्ट जो हम बता रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वैसा ही आप कर पाए, या हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दूसरे की तरह वैसा ही सेम कर पाए, ऐसा भी कुछ नहीं। हाँ, कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले हमें पेरेंटिंग में किन बातों का ख्याल रखना है? हमें पेरेंटिंग, परवरिश,
एक बच्चे की करनी है, यानी बच्चे की स्वास्थ्य, बच्चे का स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, चरित्र, कम से कम इन 4 बातों पर तो हमें फोकस रखना होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी बच्चा कुछ करने की स्थिति में होगा, तभी बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा इंजीनियर, कुछ भी बन सकता है। स्वास्थ्य बहुत जरूरी। शिक्षा, स्वाभाविक सी बात है कि बिना शिक्षा के तो कुछ आज के युग में संभव ही नहीं है। फिर आ जाते हैं संस्कार, जिनकी सबसे ज्यादा कमी आज के युग में देखने को मिलती है। संस्कारों का रोपण, मेरा मानना है, बड़े आहिस्ते से, बड़े प्यार से और बड़े तरीके से किया जाए। संस्कार किसी भी बच्चे में डांट के, मार के, जबरदस्ती नहीं नहीं रोके। संस्कार के लिए आपको बच्चे का मूड समझना होगा, बच्चा किस बात को किस तरह से समझता है आपको ये समझना होगा, और फिर उसी चीज का इस्तेमाल करके आपको बच्चे तक अपनी बात, उसके मस्तिष्क तक, उसके हृदय तक अपनी बात पहुंचानी है। या मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी बड़ी बेटी का बेटा, 4 साल की उम्र है उसकी, और जैसे सभी बच्चे आजकल हैं तेज तर्रार, वैसे वो भी है। वो जयपुर में है और मेरी उनकी वीडियो कॉल पर बात लगभग रोज हो जाती है। एक दिन उन्होंने घर पर काफी शैतानी की होगी, काफी नुकसान किया होगा अपनी माँ का और पापा का सामान का। उनकी मेकअप की सामग्री काफी महंगी महंगी उन सब दीवारों में रंग डाली सब, यानी काफी कुछ ऐसा किया था कि बेटी हमारी बड़ी नाराज थी उनसे, बच्चे से। उनका फोन आया तो बिटिया ने बताया कि पापा आज, शिवाय नाम है इनका, पापा शिवाय ने आज बड़ी शैतानियां की हैं, बहुत बदमाशी की है और आज जीना हराम कर दिया हमारा, इससे बहुत शिकायतें की। हमने उनसे बात की शिवाय से कि बेटा आज तुमने, मम्मा कह रही बड़ी शैतानियां की हैं, क्या किया? तो उनका जवाब था कुछ नहीं लाना, मैंने तो कुछ नहीं किया है, मम्मा तो ऐसे ही बोल रही है। तो फिर स्वाभाविक है, मुझे लगा किया तो है इसने, फिर छुपा भी रहा, ये भी बुरी बात है। क्योंकि जब हम कोई बात स्वीकारते हैं, गलती अपनी अपनी कमी स्वीकारते हैं, वहीं से शुरुआत होती है हमारी अच्छाई, हमारे अंदर अच्छाई आती है। जब हम गलती ही नहीं मानेंगे, जब हम ये मानेंगे ही नहीं कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हम रास्ता बदलेंगे कैसे? तो ये बात अब उस छोटे से बच्चे के लिए मुझको लगा, जबकि इतनी बड़ी बात मुझे नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा। मैंने थोड़ा सा पैटर्न बदला उससे बातचीत का, और सिवाय से मैंने फिर बात शुरू की। सिवाय ये बताओ बेटा, आज तुमने क्या क्या शैतानी नहीं की? बच्चा, हमने, बेटा बहुत अच्छा है, सिवाय बहुत प्यारा है, आज इसने बहुत सी शैतानियां नहीं की है। शैतानी क्या क्या नहीं की है ये उनसे पूछा है, तो उन्होंने वो सारी बातें गिना डाली जो उन्होंने की थी। मैंने मम्मा की क्रीम नहीं फैलाई, मैंने पापा का पेन बाहर ले जाके नहीं फेंका, यानी इस तरीके की जो जो उन्होंने किया था, वो उन्होंने इस तरीके से मुझे बताया कि मैंने नहीं किया। तो कहने का आशय यह है कि और बच्चे होंगे, कुछ अलग तरीके का मूड होगा उनका, आपको मूड समझना है बच्चे, आपको बच्चे का मूड समझ के उसी के हिसाब से, उसी के तरीके से आपको उससे बिहेव करना होगा। जिम्मेदारी आपकी है, संस्कारित बच्चे को संस्कारित करना आपकी जिम्मेदारी है। संस्कारित होना बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, उसका अधिकार और दायित्व आपका। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान आपको देना। कहने का आशय यह है कि हमें एक तो, एक कोई भी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जो हर बच्चे पर हम लागू करें। यानी हमें अपने बच्चे, जो भी है हमारे घर में बच्चा, हमारा नाती है, पोता है, बेटा है, बेटी है, हमें उसका मूड समझना होगा, वो किन बातों को कैसे लेता है, किन बातों, डांट को कैसे लेता है, प्यार को कैसे लेता है, ये भी समझना। ये घटना मैंने सिर्फ इसी उदाहरण देने के लिए बताई कि बच्चे से ये पूछना कि शैतानी क्या क्या की है, उसने कहा कुछ नहीं किया है, लेकिन शैतानी क्या क्या नहीं की है, उसने पूरे प्यार से, पूरे जोश के साथ उसने सारी शैतानियां वो जो उसने की थी, वो नहीं की है कहते हुए उसने बता दी। एक तो ये, अभी बात कर रहे हैं
बच्चे 1 से और 5 साल तक के बच्चे, आज की बैठक में मैं बात कर रहा हूँ नवजात शिशु से 5 साल तक। नवजात शिशु को खैर सभी डॉक्टर भी कहते आ रहे हैं, और विज्ञान भी यही कहता है, और हमारा जो धर्म है वो भी यही कहता है, लगभग सभी धर्म कहते हैं माँ के दूध की अलग ही मात्रा है। हर उसमें, हर जगह पर है, हर देश में है, हर गांव में है। तो एक तो हम तो आजकल इन चीजों से थोड़ा सा कतराने लगे हैं लोग, खासतौर से हमारी बेटियां बहनें। तो हम उनसे अपील करेंगे कि किन्हीं भी वजहों से, जब तक डॉक्टर मेडिकल कारणों से न मना करे, तब तक बच्चे को अपने पास सुलाना और उसको अपना दूध पिलाना, ये दोनों बहुत जरूरी। अपने पास सुलाना, हो सकता है कि कभी आजकल क्योंकि संसाधन बहुत हो गए हैं, माएँ बिजी हो गई हैं, वर्क फ्रॉम होम करती हैं, कभी कभी ऑफिस जाती हैं, तो उनको रात में आराम चाहिए होता है, कभी कभी रात में उनका काम चलता है। अब वो कैसे करेंगी और कैसे, ये तो उन्हीं को रास्ता निकालना होगा। लेकिन जब शिशु माँ के साथ लेटता है, उसके हृदय से, उसके सीने से लगता है, तो उसके अंदर कुछ विशेष हार्मोन्स, उनका स्राव होता है, जो उसके विकास में मदद करता है, उसे एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। इसलिए माँ के दूध की जरूरत ज्यादा है, एक पीढ़ी। फिर इसके बाद बात आती है कि बच्चे को, अब हम यहाँ पर क्योंकि शुरुआत है, अभी उतने छोटे बच्चे को, 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, उसको बहुत ज्यादा संस्कार और शिक्षा, चरित्र, ये बातें तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसके एक अच्छे स्वास्थ्य की नींव हम उस उम्र में डाल सकते हैं। अब स्वास्थ्य की नींव डालने के लिए फिर हमें थोड़ा सा सुविधा होगी, जो हमारा अपना कंफर्ट जोन है, इससे बाहर। हमारे कंफर्ट जोन में दूध की बोतल, हमारे कंफर्ट जोन में झूला, हमारे कंफर्ट जोन में डायपर, और ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमें बच्चे का वो जरूरत भी पूरी हो जाती है, और हम कंफर्टेबल भी रहते हैं, आराम से भी अपने कंफर्ट जोन में भी बने रहते हैं। इससे हमें थोड़ा सा चेंज इसको करते हैं। कानपुर के, अब तो दुनिया में नहीं है, कानपुर के एक वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक हुए हैं, और कानपुर का, मेरा या मेरे बाद की भी पीढ़ी के ज्यादातर लोग उनका नाम याद करते हैं, डॉक्टर एम एस त्रिपाठी। बाल रोग विशेषज्ञ थे, और कानपुर के, मेरी अपनी समझ में कानपुर के अपने समय के बच्चों के सबसे बड़े डॉक्टर। तो मैं एक बार उनकी डिस्पेंसरी में बैठा हुआ था, और एक अच्छे, मतलब ठीक ठाक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला अपने बच्चे को लेकर आई थी, और काफी दुखी थी, काफी परेशान थी। उनका कहना यह था कि हर 10-15 दिन में डॉक्टर साहब आपके पास में आना पड़ता है, कभी डायरिया, कभी इनको खांसी जुकाम हो जाता है, कभी कोई दिक्कत होती है, यानी बीमारी इसकी एक ठीक होती है, 10-5 दिन के अंदर फिर दूसरी बीमारी आ जाती है। तो त्रिपाठी जी ने उनसे कहा, तो बच्चे की माँ से, कि आप अपना दूध पिलाती हैं? बच्चे की उम्र वही होगी 1.25 साल की। बोली नहीं डॉक्टर साहब, हम तो आप इसको थोड़ा बहुत अपना, और बाकी हम इसको, उससे पूरा नहीं होता है, हम इसको बोतल से दूध। तो उन्होंने कहा कि बोतल से ना देकर आप इसको चम्मच से पिलाइए, कटोरी से पिलाइए, इसको थोड़ा सा सहारा देके बिठा के गिलास लगाने की कोशिश करिए, बोतल हटा दीजिए। तो बोले कि नहीं, मैंने कई बार कोशिश की है बोतल हटाने की, बोतल छुड़वाने की, लेकिन ये फिर दूध नहीं पीता है, रोता है, परेशान करता है, तो फिर बोतल से दूध देने लगे। तो डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि साहब, इसकी बीमारी, जो बार बार बीमार हो रहा है ये, उसके जड़ में ही बोतल है। बोतल तो आपको छुड़वानी ही पड़ेगी इसको। तो बोली कैसे छुड़वाए, तो भूखा मर जाएगा। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बोली। उन्होंने उस बच्चे की माँ से कहा कि बेटा, 6 महीने का बच्चा हो या 60-70 साल 80 साल का बूढ़ा, भूख कोई बर्दाश्त नहीं। आप कोशिश करिए। वो रोना शुरू करता है, वो उसकी जिद होती है, वो उसकी डिमांड होती है कि मैं बोतल, मुझे चाहिए। वो डिमांड बोलता तो है नहीं, रो के ही बोल सकता है, जो रोता है, और आपकी माँ जो है वो तुरंत द्रवित हो उठती है, और उसको, या दादी द्रवित हो जाती है, दादा द्रवित हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर उसको बोतल मिल जाती है।
उसको 6 महीने को, साल भर के, 1.5 साल के बच्चे को ये पता चल चुका है कि मेरा रोना ही मेरा सबसे बड़ा हथियार। तो आगे इस रोने का और भी इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़े अच्छे थे डॉक्टर ने समझा, उनकी समझ में आई। और शायद 4-6 दिन बाद संयोगवश फिर मैं वहां था, जब वो माँ अपने बच्चे को लेकर आई थी और हंसते हुए बता रही थी कि डॉक्टर साहब, पहले दिन तो ये बहुत रोया, पहले दिन तो बड़ा इसने परेशान किया, लेकिन फिर जब बहुत देर रो लिया और चुप हो गया, फिर मैंने चम्मच से इसको दूध पिलाने की कोशिश की तो इसने पेट भर दूध। यानी डॉक्टर साहब की बात सही थी कि भूखा तो कोई नहीं रहेगा, वो 6 महीने का बच्चा हो या 1.5। अब यहाँ हमारी परवरिश की बात आ जाती है कि हम उसकी जिद के आगे झुकते हैं, नाजायज जिद के आगे झुक जाते हैं, या उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। मेरी राय यह है कि उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जानी चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है आपको इमोशनल नुकसान हो, उसका रोना आपसे बर्दाश्त ना हो, लेकिन ये भी एक बात है कि वो जो बच्चा 6 महीने का, साल भर का और 1.5 साल का बच्चा, ये जो जान रहा है अभी से कि रोना मेरा सबसे बड़ा हथियार है इस घर में, वो उसका भ्रम टूट जाए तो भविष्य में उसके जिद्दी बनने की तमाम संभावनाएं कम हो जाए। एक तो ये। इसके बाद अच्छा, दूसरी एक समस्या है, वो है डायपर। डायपर भी हम सबने तो देखा है, एक जमाना था जब वो छोटे छोटे कपड़ों की 2-2, 3-3 दर्जन लंगोटियां बनाई जाती थी बच्चों के लिए, और माएँ उनको धोती थी, सुखाती थी, बदलती थी। सारे वो हुआ करते थे जो बच्चों के छोटे छोटे बिछौने बिछौने कहा जाता था, जो उनके छोटी छोटी गद्दियां, उनको चेंज किया जाता। वो कई सेट में होती थी कि एक गीली हो गई, दूसरी दे देंगे। अपने समाज सुविधा भोगी हुआ है, हम सुविधा भोगी हुए हैं, तो हमारी बेटियां भी सुविधा भोगी हुई, हमारी बहनें भी सुविधा भोगी हुई, और चीज हमें तैयार मिल रही है, डायपर हमें मिल रहा है। एक बार हमने डायपर पहना दिया है, उसमें 4-6 बार में पेशाब की या उसमें पखाना किया, माँ, घर वाले स्वतंत्र हैं, जब 4-6 घंटे हो जाएंगे तो उसको हटा देंगे, सफाई करके दूसरा पहना देंगे। यानी दिन में 2 या 3 बार हमें इस मैटर पर परेशान होना पड़ेगा, बार बार नहीं होना पड़ेगा। और जो बिस्तर है उसका, जो हमने गद्दी अलग से डाल रखी है, वो भी बार बार खराब नहीं होगी, उसको कहीं भी लिटा देंगे तो गीला नहीं होगा, हमारा सोफा भी नहीं खराब होगा। यानी तमाम सुविधाएं, तमाम हमको फायदे मिल रहे हैं लाइफ। लेकिन वही डायपर का नुकसान क्या मिल रहा है बच्चे को, या आपने कभी जानने की कोशिश की? वो डायपर जितने, उसका शरीर का जितना अंग, जितना भाग ढकता है बच्चे का, वहां तक हवा का आवागमन वो रोक देता है। कभी आपने जानने की कोशिश की कि उससे उसकी, उस बच्चे की, जो अभी पैदा हुआ है, कुछ समय हुए, कुछ महीने हुए, या साल, कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल हुए, उसकी वो नरम कोमल सी त्वचा, उसको कितना नुकसान पहुंचा है? कोशिश की आप? अगर की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो ये जानने की कोशिश करिए। फिर डायपर हमें भी सुविधा देने लगता है, और डायपर बच्चे को भी सुविधा देने लगता है। तो डायपर हमारे और हमारे बच्चे के जीवन का एक अभिन्न अंग है। फिर समय आता है 3, 3.5 साल, 4 साल में बच्चे के स्कूल जाते हैं। हमें तब पहली बार ये लगता है कि डायपर हमें बच्चे से हटाना चाहिए, लेकिन तब तक काफी देर हो जाएगी। और आप पता करने की कोशिश करिए, पब्लिक स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इवन 7 और 8 साल के बच्चे डायपर पहन कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो डायपर नहीं पहनेंगे तो उन्हें वो पकाना नहीं कर, वो करेंगे ही नहीं। वो कहते हैं, मैंने देखा है, मैंने ऐसे बच्चों से बात की, आप कहते नहीं, आता ही नहीं, आता ही नहीं, वो पेशाब नहीं कर सकते, आती नहीं उतर क्या, लेकिन क्या शरीर को जरूरत नहीं महसूस हो रही है? हो रही है। ये कितना बड़ा उनका शारीरिक नुकसान हो रहा है, ये कल्पना के बाहर। अब ऐसे में हमको यहाँ पर ये आ जाता है ना कि हम, अरे अब डायपर खुलवाएंगे, वो गंदगी फैलाएंगे, तो आप तैयार रहिए ना थोड़ा सा। आप परवरिश के नाम पर कुछ समय देने के लिए तैयार रहिए ना, थोड़ा सा बच्चे के साथ कष्ट उठाने के लिए तैयार है भाई। हम लोग, यही चीजें तो माए माओ का यही तो दावा बनता है बच्चे पर कि रात रात हम उठते थे,
रात रात भर हम जागते थे। भाई ये चीज, ये जो हमको मिली है, जो हमारी पीढ़ी को या हमारे बाद वाली पीढ़ी को भी मिली है, उस बच्चे से क्यों छीना जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, हम अपने उस कंफर्ट जोन में बने रहने के लिए उस बच्चे को क्या बीमारियां और क्या बुरी आदतें दे रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आज डायपर छुड़ाने के लिए माँ और बाप बच्चों को काउंसलिंग के लिए ले जा रहे हैं मनोवैज्ञानिकों के पास, काउंसलिंग करा रहे हैं उनकी। क्या ये अच्छी बात है? या बड़ा अच्छा कर रहे हैं? तो एक ये बात हुई थी मेरी डायपर पर। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हो सकता है किसी को बड़ी आसान सी लगे या मामूली लगे, लेकिन मेरी दृष्टि में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। इसके बाद तीसरी चीज आ रही है, आजकल जो रोग पैदा हुआ है बहुत बुरा, वो है मोबाइल। 1 साल का बच्चा हुआ, कभी कभी तो 6 और 8 महीने के बच्चे के पास भी हम मोबाइल, रोया नहीं कि हमने मोबाइल उसको ऑन किया और दिखाना शुरू कर, फिर वो बच्चा जैसे उसकी ग्रिप बनने लगती है तो वो मोबाइल पकड़ने के लिए मचलता है। और जब हम देखते हैं कि हमारा हाथ उसके हाथ में हमारा मोबाइल सुरक्षित है, तो हम मोबाइल उसके हाथ में देने लगते हैं, क्योंकि उसको मोबाइल देने का मतलब है कि हम उसकी ओर से निश्चिंत। लेकिन हम निश्चिंत हो गए कि हमने अपनी चिंताओं के लिए एक नया रास्ता खोला है। ये समझने की कोशिश की है क्या कभी किसी ने? आज अभी एक सीएमई हुई दिल्ली में, उसमें डॉक्टर महिपाल, पद्मश्री डॉक्टर महिपाल सहित देश के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट करके तमाम विषयों पर बातें हुई, तमाम चीजों पर बातें हुई। लेकिन एक बिंदु जिस पर सब बहुत चिंतित थे और सब आकर एक हो गए थे, सबका मत एक हो गया था, मतायक के बिल्कुल, वो ये था कि बच्चों की इमेजिनरी पावर खत्म और आंखों में उनकी ड्राइनेस की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इसका क्या इलाज है? हर चीज को दवाओं से नहीं ठीक किया जा सकता। जब हम बचपन में कहानियां सुनते हैं, दादी से सुनते थे, तो उधर दादी की कहानी चलती थी, इधर हमारा इमेजिन चलता, कल्पनाएं चलती थी। उधर दादी हमको परी बताती थी, परी पंख लेके, पंख लगे हुए परी उड़ते हुए आ रही है, उधर हम परी का चित्र बनाते थे अपनी कल्पनाओं में। क्या ये मोबाइल के जरिए बच्चे कर पा रहे हैं? कतई नहीं करना। अगर कोई कहे तो इस पर वो गलत झूठ बोल रहा है, कतई नहीं करना। उससे बड़ी बात, छोटा सा बच्चा है अभी, उसकी आंखें, उसका हर अंग कोमल है, अभी उनको मजबूत होने की जरूरत है। उस समय हम उनके ऊपर एक प्रेशर डालें। जिस मोबाइल की स्क्रीन हमसे 2 से 2 फुट 2.5 फुट की दूरी पे होती है और हमारी आंखों को ट्राई कर देती है, वही 1.5 फुट पर, 2 फुट पर, बल्कि 1 फुट पर उस छोटे से बच्चे के हाथ में वो मोबाइल स्क्रीन है। उसकी अभी आंखें, वो भी सब डेवलपिंग स्टेज में है, हर अंग, उसको कितना नुकसान कर रही होंगी, क्या कभी कल्पना की है? अब आप यहाँ पर एक आम तौर पर आजकल माता पिता का जवाब होता है, क्या करें, रोता है, जिद करता है, सोता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, कैसे खिलाए? तो फिर यहाँ मेरी वही दूध की बोतल से जुड़ी हुई बात आ गई। आप भूख लगेगी तो 6 महीने का बच्चा और 60 साल का बूढ़ा दोनों अपनी जिद छोड़ेंगे। मोबाइल से, मोबाइल लेके वो पैदा नहीं हुआ है, मोबाइल से परिचय तो हम ही ने कराया, मोबाइल उसके हाथ में सौंपा तो हम ही ने। तो जो चीज हमने दी है, उसको लेगा कौन? उससे हम ही लेंगे। हाँ, हमें थोड़ा सा फिर वहां पर अपना कंफर्ट जोन वो तोड़ना होगा, और बच्चे के रोने को जो वो हथियार बना रहा है, उस चीज को हमें ओवरलुक करना है, उससे थोड़ा सा हमें हटना होगा, उसको हमें अवॉइड। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मान लीजिए हम मोबाइल के रूप में बच्चे को उसका जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन दे। तो मेरा कहने का आशय यही है कि अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास, और विकास एक अच्छी परवरिश से होगा, और परवरिश आप अच्छी देना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल जरूर। इसके बाद जैसे मोबाइल हटा, आपको समय भी देना होगा।
हाँ, नहीं है कि बाप कहें तो साहब हमने तो मोबाइल ले लिया, अब हम तो काम करते हैं, पति भी काम करते हैं। नहीं साहब, काम किसके लिए करना है? बच्चे के लिए। और उस बच्चे को ही आप अच्छा जीवन, उसको अच्छी जिंदगी, उसको अच्छे संस्कार, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे शिक्षा, ये सब न दे पाए तो सारा कमाना तो आपका व्यर्थ हो गया। क्योंकि साहब आप कितना भी कमा के रख जाएं, अगर उसको संभालना नहीं सिखाएंगे तो कौन, उसको तो सब व्यर्थ हो गया। उस जो कमा रहे हैं आप उसके लिए उसका अच्छे तरीके से प्रयोग करने का के लायक भी तो आप ही को बनाना है। उसके लिए शुरुआत, जैसे कक्षा 1 से कहते हैं बच्चे को पढ़ना, तो ABCD का खा गागा, अगर ये उसने अच्छे से नहीं सीखा है तो आगे क्या पढ़ाई कर पाएगा? पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आगे किताबें तो फिर सारे जो पूरी वर्णमाला है वो वाक्यों में बदल जाती है। तो अक्षर शब्दों में और शब्द वाक्यों में बदलते हैं। तो जब तक हम अक्षर ज्ञान नहीं लेंगे तब तक शब्द ज्ञान नहीं होगा, और शब्द ज्ञान नहीं होगा तो वाक्य ज्ञान नहीं होगा। उसी तरीके से तब बिल्कुल आप उसको वही उदाहरण एक वैसे ही सामने रखिए कि बच्चे को अगर हमने छोटी छोटी चीजें शुरुआत में नहीं सिखाई, और जब 5-6 साल का हुआ और उसके ऊपर हमने अपनी अपेक्षाओं का बोझ लाद दिया, आप इतने परसेंट लाने हैं, इस खेल में आगे निकलना है, गिटार बजाना सीखना है, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करो, यानी हमने खुद बच्चे की बर्बादी के में शुरुआत कर दी है, जिसे नहीं कहते कि पलीते में आग लगा। इसमें मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो कृपया बच्चों को ये 2-3 साल तक, एक तो डायपर, दूध की बोतल और मोबाइल, इससे दूरी। अब इसके बाद आ गई कि अब हम ये तो इनसे अब दे ले लिया हमने, देना क्या? देना है हमें उनको समय। समय उनके साथ खेल कर, उस उम्र के हिसाब से जो खेल वो खेल सकते हैं, वो खेल हमें उनके साथ खेल। फिर समय मिला हमें उनको कहानियां सुन, समय मिला हमें उनको अपने बचपन के किस्से, बच्चों को अपने माँ बाप के बचपन के किस्से बहुत अच्छे, हमें उनको अपने बचपन के किस्से सुन, अपने भाई बहन की बातें बतानी, अपने स्कूल की बातें बतानी, और इन्हीं बातों बातों में हमें उनको ये बताना है कि कौन सी चीज उनके लिए लाभदायक है और कौन सी चीज उनके लिए नुकसान। कई देखिए तरीका होता है इसमें भी, या फिर एक कहानी में लेते हैं। एक गांव में एक साहूकार, उसके उसका बच्चा बहुत अच्छा था, उसका बेटा, उसमें कोई अवगुण नहीं था। एक अवगुण था कि उसकी संगत खराब। गांव के जो आवारा लोफर टाइप के, मतलब बदतमीज या बुरे आदतों वाले बच्चे थे, वो उसके सब दोस्त। माता पिता बराबर उसको उसको बच्चे को समझाते थे कि ये सब तो वो जब रोकते थे तो वो जवाब देता था कि पिताजी, अ, वो लोग करते होंगे, मैं तो नहीं करता, और मैं उनके साथ रहता हूँ तो उनके जैसा थोड़ी हो जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। तो वो दुखी तो हो जाते थे साहूकार, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे, क्या कहें, क्योंकि बच्चा ये बात तो सही कह रहा है कि उनके जैसा नहीं हुआ है। साहूकार का अंत समय है, बड़ी पुरानी कहानी है, चंदा मामू में मैंने पढ़ी। साहूकार का अंत समय आता है तो वो अपने बेटे को बुलाता है और उससे बोला कि तुमने मेरी बात आज तक नहीं मानी, ये बुरे मित्रों को छोड़ने वाली, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा एक वादा करो मुझसे। बोला हाँ पिताजी, बताइए। मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी बात मानूंगा। बोले कभी ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर दूध मत पी। उसने वादा करी किया कि मैं कभी ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर दूध नहीं पी। पिता खत्म हो गए, क्रियाकर्म हुआ, काफी कुछ समय भी बीत गया। ये बात उसके दिमाग में घूमती रही कि पिताजी ने कहा था कि ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर दूध मत पी। सोचता रहा इसमें क्या बात है, इसकी क्या वजह। तो बोला कि पीते हैं आज, फिर देखते हैं क्या हो। क्यों पिताजी ने बोला। उसने घर से लोटे में दूध लिया और गांव के बाहर ताड़ का पेड़ जहां था वहां जाके नीचे बैठा और अपना दूध पी लिया। अब इस समय कम लोग जानते होंगे कि ताड़ के पेड़ से एक नशीला पदार्थ निकलता है, ताड़ी। और ताड़ी का रंग देखने में ताड़ी और दूध में कोई फर्क नहीं होता। तो वो दूध पी रहा था ताड़ के पेड़ के नीचे बैठे अपने लोटे से। लोगों ने देखा, उसका सफेद रंग देखा। लोगों ने आके घर में उसकी माँ से बताया कि आज तो आपके बेटे ताड़ी पी रहे थे बैठ के। जब वो घर आया बेटा तो माँ ने स्वाभाविक है गुस्सा किया, नाराजगी, बड़ा बवाल हुआ, घर में हंगामा हो गया। तो बेटे ने पूछा कि मैंने किया क्या। तो बोले यार तुम ताड़ी पी रहे थे, अब तुम यही बचा था, अब तुम नशा भी करने लगे। तो उसने बहुत प्रयास किया अपनी माँ को समझाने का कि माँ
वहां पेड़ के नीचे बैठ के ताड़ी नहीं दूध पी रहा। तो माँ ने उसको दो और चपत लगाई कि क्या बेवकूफ, मुझको इस उम्र में बेवकूफ बना रहे हो। ताड़ के पेड़ के नीचे बैठ के दूध कौन पिएगा और क्यों पिएगा? फिर दूध अपने घर में पियोगे या दूध दुकान में पियोगे? दूध ताड़ के पेड़ के नीचे कौन पिएगा? क्यों बेवकूफ बना रहे? तब उस बच्चे की समझ में आया कि मेरे पिता ने मुझसे ये बात क्यों कही थी। उसने ये कहने का आशय ये कि कुसंगत, तो कुसंग था उसका। जरूरी नहीं है कि वो उनके जैसा बने, लेकिन वो उनके साथ रहने पर भी वो उसके ऊपर असर छोड़ सकता है। यानी ताड़ के पेड़ के नीचे दूध भी जाके लोग ताड़ी समझने लगते हैं, तो बुरे लोगों के साथ अगर एक मैं खड़ा हूं तो मुझको बुरा क्यों नहीं समझेंगे? ये बात उसकी समझ में आई। अब मैं इस पे क्या एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो पेरेंटिंग देखिए उस साहूकार, उसको चिंता थी, वो परेशान था, इस बात को वो नहीं समझा पा रहा था, लेकिन मरने से पहले वो ये शिक्षा दे के गया। उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी पेरेंटिंग यानी परवरिश। उसको एक छोटी सी बुरी आदत अखर रही थी, अपनी अंतिम समय में अखर रही थी अपने बेटे की, और उसने उसको भी इस तरीके से दिमाग लगाकर बेटे को उसने छुड़वा दिया। उसने उस संगत उसके बाद से बेटे ने छोड़। कहने का आशय मेरा यही है कि हर बच्चे की सोच अलग है, हर बच्चे का टेम्परामेंट अलग है, माँ बाप का भी अलग है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या चाहता है और किस तरीके से वो खुश रह सकता है। और खुश रहने का मतलब उसकी जिद मानना नहीं, खुश रखने का मतलब ये है कि हम उसको सही ट्रैक पर ले जाएं, उसको खुश, असली खुशी कहाँ है ये बताने की कोशिश करें। कठिन है, पता नहीं है, असंभव नहीं। हम लोग बचपन में महाभारत की कहानी अपने ताल से सुनते थे, और कीचक ने उनका वध किया, कीचक का वध भीम ने किया। कल्पनाओं में सोचा करते थे कि भीम ने कैसे पटक पटक के मारा होगा। महाभारत का युद्ध हो रहा है, कैसे कृष्ण जी ने संभाला होगा उनकी रथ का वो, कैसे परियों की कहानी में परियां कैसे राक्षस होंगे, रामचंद्र जी ने कैसे रावण के साथ युद्ध किया हो। ये सारी कहानियां उस समय हम लोगों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती थी, क्योंकि हम कल्पना करते थे, कहानी सुनते जा रहे हैं, कानों में कहानी के बोल जा रहे हैं, और मस्तिष्क हमारे कल्पनाएं कर। बच्चे को लाइए, इस स्टेज पर लाइए, बच्चे की कल्पना शक्ति जो खो रही है, जो सीएमई में हमारे नेत्र विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की कि जो सबसे बड़ी हार्म हो रहा है मोबाइल का, कि बच्चों की आज की पीढ़ी की कल्पना शक्ति खत्म हो रही है। तो वो कल्पना शक्ति वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी है पेरेंटिंग के जरिए। मेरा ख्याल है आज 5 साल तक के बच्चों के लिए मैंने बातें की हैं। अगली बैठक में मैं इससे आगे 5 से 10 साल के बच्चों के साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, हमें कैसे उनसे बात करना चाहिए और कैसे उनको एक अच्छी परवरिश तरबियत देनी है, ये हम लोग बात करें। आज के विषय से जुड़ी हुई कोई अगर किसी के पास कोई प्रश्न है, कोई सवाल, वो चाहे अभी और चाहे बाद में, वो हमसे कर सकते हैं। दीपक आप कैसे हो? क्वेश्चन बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज के विषय में आपने बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी लोग के सामने साझा करी, और मैं देख रहा था सभी लोग गंभीरता से सुन रहे थे और बहुत से लोग नोट भी कर रहे थे। और जिस तरह से आपने छोटे से बच्चे के डायपर से लेकर बच्चों के साथ समय बिताने से लेकर सारी जो जानकारी दी, वो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं चाहूँगा जिनको भी आज के विषय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कृपया हैंड रेज करें। एक एक करके उनको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा।
और टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे जिनका भी हैंड रेस है कृपया उनको अनम्यूट करें और सर से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खाली तो 1090 10। हैंड रेस हुआ। मीटिंग चल रही है। कृपया हैंड रेस कर ले, जिनको भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेस करें और अपने आप को रीनेम कर लें। ओप्पो सी एच, मतलब अगर नाम आप लिख लेंगे तो आसानी होगा कि आपको नाम से हम बुलाएं। आईफोन है, और जिनको भी पूछना है कृपया वीडियो ऑन रखें, अदरवाइज उनको मौका नहीं मिलेगा तो क्यों क्वेश्चन ना पूछने का। 10 घंटे जी ओप्पो सी एच टी पी एच को अनम्यूट किया जाए। एक आया बीच में तो और वीडियो जय हिंद सर। जो भी क्वेश्चन पूछें कृपया अपना नाम, अपना पद और जिला बताएं, फिर क्वेश्चन पूछें। सर रविकांत नाम है सर, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से, जिला सदस्य। जी पूछिए सर। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी 4 से 5 साल के बच्चे हैं, अभी वो फोन के लिए जिद करते हैं, तो उनके साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए। मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि 4 से 5 साल के बच्चों का यानी फोन के लिए बहुत ज्यादा जिद करते हैं आजकल। कि चार से मोबाइल के लिए पांच सर साल का ज्यादा बच्चा। जिद। जी, मोबाइल के लिए ज्यादा जिद करते हैं सर, हाँ, लेने के मोबाइल के लिए, लिए, ठीक। उसे देखने के जी लिए। जी जी। वो सर, तो उनके साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए जैसे वो मोबाइल को छोड़ सके। देखिए, एक तो उनके इंटरेस्ट को देखिए कि मोबाइल के अलावा उनके और क्या रुचियां हैं। हो सकता है उन्हें बैट बॉल में रुचि आ रही हो सकता है उन्हें दौड़ने भागने में रुचि हो, झूला झूलने में हो। उनकी रुचियां देखिए जी और क्या हैं। तो उन रुचियों जी का सामान उनके सामने इकट्ठा करिए, उनके लिए एकत्र कराइए, जी जो आपकी जो जी क्षमता अनुसार। जी जी और मोबाइल स्ट्रिक्टली उनको एहसास दिला दीजिए कि मोबाइल उनको एक सीमित समय के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मना कर दें, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि मोबाइल शुरुआत में जी आपने ही उन्हें दिया है। इसके जी लिए आप तय कर दें कि देखो, मोबाइल आपको इतने से इतनी देर के लिए मिलेगा, इतने बजे से इतने बजे तक मोबाइल मिलेगा। और वो समय भी 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको जी कड़क होना पड़ेगा कि वो जी मोबाइल की जगह लूडो खेल ले, सांप सीढ़ी खेल ले, और जब आप उसके साथ खेलेंगे, उसकी माँ खेलेंगी, तो उसको मजा आएगा और जी वो धीरे धीरे मोबाइल से हट के उन खेलों में रुचि लेने लगे। जी सर। प्रयास करिए। जी सर, थैंक यू। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे नंदन प्रसाद जी। जी। नंदन प्रसाद जी अपने आप को अनम्यूट करें, और जिन्हें भी क्वेश्चन पूछना है कृपया वो वीडियो ऑन रखें, तो ही उनको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। जी जय हिंद सर, मैं नंदन प्रसाद रांची झारखंड से बात कर रहा हूँ। हाँ, नंदन जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये मेरी बच्ची है सर घर पे, आपका 7 ईयर्स की है। वो अभी 6 क्लास में जा रही है। जी सर वो आजकल मेरे मोबाइल को चुपचाप ले लेती है, और कभी कभी मैं सुनता हूँ उसके मामा मेरे को फोन करते हैं, बोलते हैं कि बेटी आपका इंस्टाग्राम यूज कर रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, और मेरे को पता भी नहीं चल पाता है। देखिए, ऐसा कक्षा क्यों छह में होता है, है? यानी कक्षा 6 में है, यानी बच्ची 11-12 साल की होगी कम से कम, जी जी जी। है ना। तो समझदार जी भी सर, होगी, जी सर। अपेक्षाकृत छोटे बच्चों के मुकाबले समझदार भी हो। तो जी जी। एक तो उसको जो बातें मैंने आपसे कही हैं, वो बातें उसको कोशिश करिए कि उसको समझाने की, प्यार से। पिता की बातें बच्चे और खासतौर से बेटियां ज्यादा अच्छे से लेती हैं और समझती भी हैं। जी जी। तो एक तो उसको ये समझाइए उसकी कि उसका भविष्य का एम क्या है, लक्ष्य क्या है। और वो लक्ष्य, अगर मोबाइल में उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे टाइम ज्यादा खर्च किया, तो स्वाभाविक रूप से वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। ये बताइए, उसका लक्ष्य क्या है, पढ़ लिख के कुछ बनना है ना। हाँ सर, वो सब मैं बताता हूँ उसे, सब पूछता हूँ कि इंस्टाग्राम तुम चलाती हो, तुम्हारा कंप्लेन आया है मेरे पास में, तुम्हारे मामा फोन करते हैं। बोलती है, नहीं पापा मैंने चलाती हूँ। नहीं, लेकिन इसको एक दिन मैं शिकायत के पूछा। रूप में आप उससे मत कहिए, उसको आप शिकायत के रूप में और डांटते हुए मत कहिए। उससे ये अच्छा। कहिए कि देखो, इंस्टाग्राम पर अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इंस्टाग्राम पर होने की। अभी पापा है, मम्मी है, मामा है, चाचा है,
उनके लिए ठीक है, तुम छोटी सी बच्ची हो, बहुत सारी बातें इंस्टाग्राम पे ऐसी होती हैं जो बेटा तुम्हें नहीं सुननी चाहिए, या जो सुनो भी तुम समझोगी नहीं। आपको समय दे ये के उससे डिस्कशन करना होगा। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, आपको उससे अच्छा डिस्कस करना होगा। मोबाइल से उसकी दूरी जबरदस्ती बनाएंगे, उसके अंदर विद्रोह का भाव आ जाएगा। अगर आप नहीं नहीं, जबरदस्ती जबरदस्ती मोबाइल नहीं उससे करता हूँ। छीनेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा विद्रोह का भाव आ जाएगा। वो आपसे और माँ से, पिता से, मामा के प्रति उसके अंदर नाराजगी पैदा होगी। देखिए जी जी समझा, और आप ये भी बात कहिए कि हम जबरदस्ती तुमसे ले सकते हैं मोबाइल, लेकिन नहीं बेटा, तुम समझदार हो, तुम हमारी प्यारी बिटिया हो, अच्छी बिटिया हो, और क्योंकि हमें तो पता है कि पापा की बात तुम समझोगी, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं, और तुम बेटा मोबाइल से दूरी बनाओ। इसके जी जी अलावा बच्ची को, जो अभी मैंने वो छोटे बच्चे के लिए कहा है, वही इस बच्ची के लिए भी है कि उस बच्ची को इंस्टाग्राम की जगह, इंस्टाग्राम पे बच्चे जाते क्यों हैं? क्योंकि उनको थोड़ा सा मनोरंजन मिल रहा है, थोड़ा सा व्यस्त हो रहे हैं। जी जी उनको मनोरंजन के लिए और व्यस्तता के लिए कोई दूसरे रास्ते सुझाइए और वो मौके उपलब्ध कराइए। जी सर, ये अधिकतर ये लोग अधिकतर क्या होता है, आजकल के बच्चे लोग रील्स बहुत ज्यादा देखते हैं। ये रील्स में टाइम व्यतीत करते हैं, खाना खाते वक्त केवल मोबाइल मेरी छूते हैं वो लोग। खाना खाते तो हाँ पापा मोबाइल चाहिए। गेम कुछ बाहर तो हम बोलते हैं आउटडोर गेम में जाके खेलो बेटा, तो आउटडोर में साइकिलिंग करती है बाहर जाकर के। हाँ। साइकिलिंग करती है, लूडो वूडो खेलती है, और किसी मैं और मना गेम, कर। जैसे साइकिलिंग कर रही है तो यानी शरीर से वो ठीक है लड़की, उसको थोड़ा सा, और आजकल तो लड़कियां तमाम गेम में आगे आ रही हैं, तो उसका जो जी खाली जी। समय हो उसको थोड़ा सा वॉलीबॉल में, हैंडबॉल में, क्रिकेट में, कबड्डी में, किसी भी एक तो उसको इन्वॉल्व करिए। नहीं तो मेरे एक और बच्चा है सर, वो KG C में है। हम्म। वो 5 ईयर का है, वो भी अब मोबाइल मोबाइल करता है, लेकिन खाना जब खाता है तभी मोबाइल मेरे से मांगता है वो। अन्यथा नहीं तो वो ये मोबाइल गलत छूता बात है, नहीं। खाना खाते समय मोबाइल तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि अच्छा वो खाना जो वो मोबाइल देखते हुए खा रहा है, वो खाना उसके लिए उतना पौष्टिक नहीं होता है। आप तो कितनी भी चीजें खिला दीजिए, शरीर पे उतना असर उसका नहीं होगा, और दूसरे यहाँ से उसकी गंदी आदत पड़ रही है। अच्छा। तो होता यह है कि आदतें हम ही लोग डालते हैं। एक दिन रोएगा वो, हो सकता है नहीं तो खाना ना खाए घंटे उनके दो घंटा। उनके भाई भी हैं, उनसे उनसे बड़े भाई हैं। वो क्या हाँ। करते हैं, रील्स वगैरह वो लोग टीवी में, जैसे एंड्रॉइड टीवी घर पे लगा हुआ है। एंड्रॉइड हम्म। टीवी में उसको कार्टून देखने के लिए नहीं मिलता है सर, तो कार्टून देखने के वजह कि मेरे को मोबाइल, मेरे को भैया रिमोट नहीं दे रहा, मेरे को कार्टून देखना है, तो उसे नहीं तो कार्टून देख के टीवी पर खाना। घर वालों से कहिए कि उनका टाइम फिक्स करें टीवी पर कार्टून देखने के लिए। और जी कार्टून भी आजकल देख लीजिए कि कौन से उनको दिखाने और कौन से नहीं दिखाने हैं। कुछ कार्टून अच्छा। भी बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। जी तो सर। कार्टून में आजकल महाभारत की कहानियां हैं, रामायण की कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियां हैं। जी आप सर। उनकी आदत डलवाइए, और घर वालों से कहिए कि टीवी मोबाइल के अपेक्षा टीवी कम नुकसानदेह है। इसलिए जी जी, मैं खाना बताता खाते हूँ समय सर। उनसे कह दीजिए हम टीवी चला दे रहे हैं, आप खाना खाइए, लेकिन नहीं नहीं, वो मोबाइल नहीं खाना देंगे। खाने के बाद ऑटोमेटिक रिमोट और वो मोबाइल सब ऑफ कर देते हैं, वो दे देते हैं, मेरे पापा मेरा पेट भर गया, मैं खाना खा लिया, अब मैं भी जा रहा हूँ हम्म। साइकिलिंग करने बोलता है। अच्छा अच्छा। नहीं, ये थोड़ा सा तो, थोड़ी सी आदतें अच्छी हमें लग रही हैं यहाँ पर बच्चे की, लेकिन उसके बाद भी खाना खाते समय कोई भी आदत नहीं होनी चाहिए। अब जब आप मोबाइल, आप अपने में देखिए, आप मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना खाएं, आपको अंदाजा नहीं लगेगा आपको कितना खाना चाहिए था, कम खाया या ज्यादा खाया। जी जी, सही तो वो बात। बच्चों की आदत आज से ही अगर खराब हो गई, वो ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग का शिकार हो गए, तो ये भी तो उनके लिए नुकसानदेह है। तो खाना मतलब कि ये खाते लोग, समय तो कुछ नहीं, खाना खाते समय बैठिए, बात करिए उनसे। मैं तो सर और थोड़ा टीवी सा कड़ा बंद सुनना कर देता पड़ेगा हूँ, भैया, मोबाइल जहाँ याद पे रखिए। मोबाइल और टीवी में बंद कर देता हूँ तो खाना खाते ही नहीं, बोलते मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन कितनी मैंने देर नहीं बना खाएंगे? रखा है, कितना खाना कितनी खिलाना देर है नहीं उन्हें मैं खाएंगे? जानता हूँ। नंदन जी, कितनी देर नहीं खाएंगे और कितने दिन नहीं खाएंगे खाना? वो तो है सर, लेकिन फिर भी एगो तो मोह बस, माया बच्चे के पीछे रहता है सर। तो भैया मोह माया वहां तक ठीक है जहां तक बच्चे का भविष्य खराब ना हो रहा हो, बच्चे का जी सर। स्वास्थ्य जी खराब ना हो रहा हो। जी सर। मोह माया ही थी सुल्ताना डाकू का, जो मैंने कहानी सुनाई जी कि सर। माँ जी ने सर। पीठ थपथपा दी, बहुत बढ़िया बेटा, मुर्गी लेके आया है, और वो डाकू बन गया। हम अपने बच्चों के साथ ऐसी मोह माया न करें कि वो मोह माया नहीं उनके लिए जहर साबित हो जाए। नहीं नहीं, ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बस ये थोड़ा सा मोबाइल, टीवी देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको देखनी पड़ेंगी, आपको दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं बच्चे, वहां पर मोबाइल की, रील्स की और उसकी भी चर्चाएं होती हैं बच्चों में आपस में। तो जब हमारा बच्चा उस चर्चा में भाग नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है।
वो उस जी सर। कॉम्प्लेक्स के लिए अपने माँ बाप को जिम्मेदार मानता है। मैंने ये जी कहा सर। कि मोबाइल, ये नहीं कहा कि बिल्कुल छीन लीजिए, मोबाइल का टाइम फिक्स कर दीजिए, ओके। कितनी बिल्कुल देर तक सर, हम बिल्कुल। तुम्हें देंगे। ज्यादा वक्त नहीं आप देते सर देखिएगा मोबाइल। बच्चे आ जाएंगे लाइन पे। अच्छा। ठीक है सर। आप कोशिश तो करिए। जी नेक्स्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, आप प्रयास करिए, अगली मीटिंग में हम फिर पूछेंगे इन कोशिशों का क्या असर रहा। जी सर, जी सर, बहुत अच्छा बताएं सर, मैं पूरा कोशिश करूंगा। हाँ, प्रयास करिए, हम्म, उनको बिजी करिए बिल्कुल दूसरी सर। चीजों में। सर, मैं एक सवाल बाहर से कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। सर, बाहर से एक सवाल है कि अभी सर बहुत सा चला हुआ है कार्ड जो है राशन जो उठाते हैं व्यक्ति जिनका बिल्डिंग है, चार फोर व्हीलर है, जो 6 लाख हाँ। से ऊपर अपना हम्म। आईटीआर फाइल करते हैं, उन्हें राशन नहीं उठाना है। इसके एवज में अभी सरकार जो फाइन लगा रही है, ये गलत हम्म। तरीका से लगा रही है या ये सही लगा रही है फाइन? देखिए, जो लोग पात्र नहीं है उसके बावजूद वो पात्रों का हक छीन रहे हैं, अगर उनके ऊपर फाइन लग रहा है तो बढ़िया है। अच्छा। तो सर, ये राशन कार्ड हम बनवाने जब जा रहे थे हम लोगों ने, तो हम लोग तो आधार नंबर जब दिए थे, तो आधार हम्म। नंबर से उन लोगों को देखा नहीं कि मेरे पास फोर व्हीलर है, इतना मेरे पास हो सकता है बिल्डिंग वो है। ना। देखिए, एक बात बताइए, हम अपनी नैतिकता के लिए दूसरे को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? ये तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी, उनसे पहले तो हम देख के गए कि हमारे पास फोर व्हीलर है। हमने जी नहीं जी। देखा था क्या? तो हमें अपना सरकार सर पहले से क्या नहीं करते हैं पता? आजकल, बहुत सा चीज में कार्ड मांगते हैं, बोलते हैं कार्ड मेरे को चाहिए, ये कार्ड लेकर, ये राशन कार्ड लेकर तभी आपका काम होगा। तो हम लोग हाँ। जाएंगे तो ऐसे राशन तो बहुत कम उठाते हैं सर, राशन नहीं के बराबर हम लोग उठाते हैं। नहीं नहीं, देखिए, फ्री राशन उठाने वाला कार्ड अलग होता है, और ये जो तमाम कामों में लगता है राशन कार्ड, हम वो बनवा सकते हैं, लेकिन हम जी जी, अपना वाइट। बीपीएल का ना बनवाएं। अच्छा। तो ये जो अभी फाइन जो आ रही है, मेरे एक सासू माँ उनका फाइन कर गया, वो जॉब करती है सीसीएल में, तो हम्म। उनको क्या वो फाइन जमा करना चाहिए या नहीं जमा करना चाहिए फिलहाल अभी? भाई देखिए, अगर हमने गलती की और फाइन दे के हम उससे छुटकारा पा रहे हैं तो हमें लगता है हमें फाइन भर देना। फाइन भर देना चाहिए ना सर, क्योंकि सीसीएल में जॉब करती है, और हो हाँ। सके तो कहीं ना कहीं उनका नौकरी भी चला जा सकता है अगर फाइन जमा नहीं करती नहीं, है ये तो। भी है, दूसरे देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा नैतिकता की बातें कर रहे हैं तो फिर हमें भी नैतिक होना चाहिए। आप जी एक जी। अच्छे संस्था से जुड़े हुए हैं, ये संस्था अच्छे कार्य कर रही है, तो अच्छा, बड़ा मामूली लाभ है 1,500 का। वो जी जी जी। जरूरतमंदों के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए वो 1,500 रुपए हैं बस, और कुछ नहीं। जी तो हम वो जी बहुत लालच बहुत छोड़ सकते धन्यवाद हैं, नंदन जी। और जब हम वो नंदन जी छोड़ेंगे बहुत तो बहुत हमारे धन्यवाद। बच्चों पर अच्छा असर जाएगा इसका। जी जी सर। ठीक नंदन जी। जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ये हॉनर NIC XL2, उनको अनम्यूट किया जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, जी। उसके बाद सेशन समाप्त हो जाएगा। हाँ। हॉनर HONOR, हॉनर NIC, कृपया अपने आप को रीनेम कर लेंगे तो आपके नाम से बुलाने में मुझे आसानी होगी। देखिए अनम्यूट का मैसेज आया आपके पास, अनम्यूट करिए। हो गया। जी पूछिए। जी। जय हिंद। जय हिंद जय सर। हिंद भाई। जय हिंद। काफी टाइम के बाद साथ में जुड़ने का मौका मिला। मैं भी जिला कौशाम्बी से मानवाधिकार जी। प्रशासनिक संरक्षण जिला कौशाम्बी का ब्लॉक सचिव हूँ, रजी अहमद अच्छा। सिद्दीकी। जी जी जी। जी रफी साहब, जी सर। हम क्या जिला प्रश्न है कौशाम्बी के आपका? अंदर सर ढूंढ रहे हैं। जी। जिला कौशाम्बी के अंदर हमें कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, और भी जो जी। है उनसे हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दीपक राणा जी के पास भी हमने कॉल लगाया, जो नंबर हमारे पास है, लेकिन किसी कारणवश बात नहीं हो पाती है। चलिए, अब दीपक जी आज से का बोल जो दिया जाएगा, दीपक जी आपसे स्वयं बात करेंगे। जी हम बात कर लें, बाकी आज का जो विषय है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। जी जी, बस ये यहाँ पे बहुत सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, छोटे छोटे गांव में, ब्लॉक में। गरीबों का जो हक है वो नहीं मिलता है। गरीबों का घर गिर गया है, कॉलोनी के नाम पे पैसा मांगा जाता है, लैट्रिन के नाम पे पैसा मांगा जाता है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लोग बहुत आवाज उठाने की बात करते हैं, लेकिन जब हमारा संगठन और हमारी टीम हमारे साथ नहीं रहेगी, हमको पता नहीं है कि कौन है, तो हम कैसे आवाज उठा सकते हैं सर? चलिए, इस पर दीपक जी आपसे कल बात करेंगे फुर्सत ठीक है, के साथ मैं में, समय मैं लेकर। बात कर लूंगा। आप मैं मुझे कॉल कर लीजिए, कल सुबह 11 बजे के बाद मुझे कॉल कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर।
आपसे बात करेंगे हम, और क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग ऐसी मुसीबतें फेस कर जी रहे जी। हैं और कह भी रहे ठीक हैं कि ठीक। सर कुछ करिए। ओके ओके, कल आप मुझे 11 बजे को कॉल कर लीजिएगा। सो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, और धन्यवाद कहेंगे सौरभ सर को, जिन्होंने आज हम सभी लोगों को अपना कीमती समय दिया। और हर महीने के तीसरे मंगलवार को इसी पेरेंटिंग विषय पे चर्चा होगी, जब तक ये विषय पूरा समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि अभी इन्होंने फर्स्ट स्टेज सर ने आज सेशन लिया है, उसके कई स्टेज में सेशन जाएगा। तो जी। आप लोग हमेशा बने रहिए, और प्रत्येक तीसरे मंगलवार को सर का सौभाग्य हम सभी लोग को मिलेगा। आ, और हम सभी की तरफ से सर को धन्यवाद देते हैं कि जो आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी लोगों को जानकारी दी, और हम लोग ये वचन देते हैं कि जो भी आपने बोला है उसको हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोग जो भी आज सेशन में जुड़े हैं, ये जो सर ने आज बताया उसको हम इम्प्लीमेंट करके उसमें क्या सुधार आया या क्या प्रभाव पड़ा है, उसका भी डिस्कस हम लोग करेंगे लास्ट के जब सेशन होगा। तो आप सभी से, आप सभी का भी मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मंगलवार को नए विषय पर नए गेस्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मानवाधिकार।